Hello students, today our topic is cybernetics, and in this lecture we are going to discuss some basic concepts related to cybernetics. In our last lecture we already discussed about intellectual property rights, which include patent, copyright and trademark. First of all, we will discuss the difference between patent and copyright, and after that we will discuss some basic concepts related to cybernetics. So let's start. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कल क्या पढ़ाया था हमने आपको। तो कल का टॉपिक था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। इट इज़ अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट्स होते हैं जो इसको आपको इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कौन यूज़ कर सकता है, किस लेवल तक जाके यूज़ कर सकता है, इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं आपकी, यानी ऑथर्स को या जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं उनको। ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल काम ये लोग करते हैं, तो इनको फाइनेंशियली किस तरीके से इसका अपने इन्वेंशन का, अपने वर्क का, अपने लेबर का ये बेनिफिट ले सकते हैं, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए जाते हैं। इसमें है आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, डेटाबेस, ट्रेड सीक्रेट, इन सब के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। तो कल हमने कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क को समझा था, और आज बात करेंगे हम उसके डिफरेंस की। जहाँ तक कॉपीराइट की बात है, तो कॉपीराइट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक कॉपीराइट प्रोटेक्ट समवन हु क्रिएट्स एन ओरिजिनल वर्क। तो जिसका कोई ओरिजिनल वर्क है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट लिया जाता है। और कॉपीराइट जनरली लिया जाता है एक बुक का, किसी प्ले का, किसी वेबसाइट का, इस तरीके से। या हम शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि ये लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए कॉपीराइट दिया जाता है। लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? इसमें इंक्लूड हो जाएगा लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक, आर्किटेक्चरल। ये देखिए 5 इसमें कैटेगरी दे रखी हैं। इसका मतलब कोई बुक लिखता है, अगर कोई ऑथर है, या कोई पोएम लिखता है, या कोई आपका सॉन्ग लिखता है, कोई प्ले लिखता है आपका, कोई म्यूज़िक कंपोज करता है, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई डिज़ाइन प्रिपेयर करता है, तो या इवन कोई वेबसाइट भी बनाता है, कोई ब्लॉग भी लिखता है, तो इन सब के लिए कॉपीराइट लिया जाता है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है, और जिसने भी ये वर्क किया होता है, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनको उनकी लेबर का, उनकी मेहनत का एक तरीके से उसमें मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट मिलता है जब अगर कॉपीराइट लिया जाता है। तो अदरवाइज़ कोई भी यूज़ कर सकता है उसको। तो कैसे लिया जाएगा? इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो व्हेन ए कॉपीराइट ऑनर गिव्स परमिशन टू अ पर्टिकुलर पार्टी टू यूज़ द कॉपीराइटेड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न। तो इसमें कॉपीराइट का जो ऑनर होता है वो परमिशन देता है पर्टिकुलर पार्टी को कि यही सिर्फ पर्सन इसको स्पेसिफिक रीज़न के लिए, इस रीज़न के लिए ये इसको यूज़ कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये सॉन्ग है मान लीजिए कोई, तो अभी इस सॉन्ग को ये बच्ची गा रही है इसमें, तो अभी इसके पास मान लीजिए सपोज कॉपीराइट है, तो अब ये किसको अलाउ करेगी? वही इस सॉन्ग को यूज़ कर सकता है, गा सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से। इसको इसको सॉन्ग के जब तक इसके पास राइट्स रहेंगे तब तक इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता, और अगर कोई इसे यूज़ करना चाह रहा है तो उसके लिए इसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये कॉपीराइट का बेनिफिट है। हम कह सकते हैं कॉपीराइट अलाउज ऑथर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट एसेट्रा टू मेक मनी ऑफ देयर लेबर। इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम टेकिंग देयर वर्क फॉर फ्री। इट आल्सो प्रिवेंट पीपल फ्रॉम अल्टरिंग द वर्क विदाउट परमिशन। तो कॉपीराइट अलाउ करता है, ऑथर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो जो भी उनकी मेहनत है उसके लिए उनको वो पैसे कमा सकें, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स ऑफ बेनिफिट ले सकें, और कोई भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ ना कर सके। ये प्रोटेक्ट भी करता है कि कोई भी इनके काम को अल्टर ना कर सके, चेंज ना कर सकते विदाउट एनी परमिशन। तो ऐसा नहीं है कि आपने कॉपीराइट का जो किसी का आर्टिस्ट का मान लीजिए कोई म्यूज़िक कंपोज किया उसने, तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके, ऐसा नहीं है कोई ये कहें कि नहीं ये तो अलग है थोड़ा सा। तो अगर आपको चेंज भी करना है, या भी किसी ने कोई ब्लॉग लिखा है, बुक लिखी है मान लीजिए, तो बुक में से आप एज इट इज़ लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, इमेज यूज़ नहीं कर सकते, इन सब का भी कॉपीराइट होता है। और आप सोचें कि थोड़ा बहुत अल्टर करके आप ये कॉपी राइट से बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कॉपीराइट
अगर है किसी भी बुक का, किसी भी प्ले का, किसी भी सॉन्ग का, तो आप उसको यूज़ करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसका में कोई चेंज करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं उसमें, तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पेटेंट की। पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी टू द एप्लीकेंट ऑफ एन इन्वेंशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन ल्यू ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ हिज इन्वेंशन। तो जो पेटेंट दिया जाता है, एक पहली बात तो ये एक्सक्लूसिव राइट होता है, और ये इन्वेंशन के लिए दिया जाता है जनरली, तो और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, अराउंड 20 ईयर्स ये आपका दिया जाता है। तो एक्सक्लूसिव राइट होता है जो अथॉरिटी से प्रोवाइड कराती है इन्वेंशन के लिए किसी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। देखिए, कॉपीराइट लिटरेसी और आर्टिस्टिक वर्क की फील्ड में दिया जाता है, जबकि पेटेंट इन्वेंशन के लिए दिया जाता है आपका। ए पेटेंट इज अ प्रॉपर्टी राइट granted to the inventor by the patent office, and it is a right to exclude from others from making, using, offering for sale or selling, or importing the invention into the jurisdictions, and limited by the term 17 to 20 years, the scope of the patent, the jurisdiction, and the subject to the right of the patent and agreement. Once issued patent, you must enforce the right. तो बात तो क्लियर है। पहली बात तो पेटेंट आपका इन्वेंटर को दिया जाता है, ठीक है, पेटेंट ऑफिस से इसे राइट्स मिलते हैं ये, और इसके थ्रू जब एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं तो आप बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इसका भी आपने पेटेंट कराया है, ऑफ़र कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं ज्यूरिडिक्शन में। और इसका जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट है 17 to 20 ईयर्स, और इसमें सभी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो अप्लाई होती हैं। एक बार ये पेटेंट आपने लेने के बाद आप जो भी राइट्स हैं ये इन्फोर्स हो जाते हैं आपके, और कोई अदर उस वर्क को यूज़ नहीं कर सकता। बात करते हैं थर्ड ट्रेडमार्क की। तो ट्रेडमार्क बेसिकली एक डिस्टिंक्टिव साइन होता है जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स और सर्विसेज को किसी भी कंपनी की दूसरी कंपनी से। देखिए, एक ही फील्ड में डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो एक ही प्रोडक्ट, जिनका एक ही टाइप का प्रोडक्ट होता है या एक ही टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो उनमें किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा, इसके लिए ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ट्रेडमार्क किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करता है, उसकी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करता है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कस्टमर उस कंपनी को जानता है, और कंपनी के कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर उसके वो डिस्टिंक्टिव साइन जिसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाता है, क्योंकि उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी अपनी एक गुडविल है, और ये जो गुडविल है ये एसोसिएट है उसके डिस्टिंक्टिव साइन से, और इस साइन को कस्टमर पहचानता है। तो कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, या डिफरेंट सर्विसेज, अगर हम सर्विस की फील्ड में भी जाएं तो एक जैसी सर्विस प्रोवाइड करने वाली भी डिफरेंट कंपनीज होती हैं। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये आइडेंटिफाई कराता है आपका कस्टमर को कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ट्रेडमार्क है वो एक्चुअली गुडविल को बताता है इस कंपनी की, और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं स्पेशली, उन सभी का अपना एक ट्रेडमार्क होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए लिखा भी है डिस्टिंक्टिव साइन विच आइडेंटिफाइज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन कंपनी फ्रॉम दोज ऑफ अनदर। एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए ये आपका एक साइन होता है, डिस्टिंक्टिव साइन होता है जो आइडेंटिफाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। A trademark helps consumer to identify and choose between the product and services based on their reputation and the quality। तो इससे कंपनी के प्रोडक्ट की रेपुटेशन और क्वालिटी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि यही प्रोडक्ट है, यही साइन है जो ये बताता है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी की रेपुटेशन और उसकी क्वालिटी को लोग इस ट्रेडमार्क से एसोसिएट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि वो, क्योंकि कस्टमर सिर्फ उस सिंबल को जानता है, उसके थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट को पहचानता है, और जब उसे परचेज़ करता है वो तो ये जानता है कि इसकी क्वालिटी क्या होगी। ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का हर कोई परचेज़ करना पसंद करता है, तो उसके साथ उसकी क्वालिटी या उसकी रेपुटेशन जुड़ी हुई होती है ट्रेडमार्क के साइन के साथ। तो हम कह सकते हैं ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज ए कंपनी टू द कस्टमर। ट्रेडमार्क कंपनी को कस्टमर, ट्रेडमार्क आइडेंटिफाइज ए कंपनी टू द कस्टमर। कस्टमर कंपनी को आइडेंटिफाई ट्रेडमार्क के थ्रू करता है। कस्टमर नोज द ट्रेडमार्क, कस्टमर पहले से जानता है कि इस कंपनी का क्या ट्रेडमार्क है।
दे हैव लर्न द ट्रस्ट टू दैट कंपनी मेक्स गुड प्रोडक्ट। उसका ये भरोसा होता है कि कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और जैसे वो ट्रेडमार्क को देखता है, डिस्टिंग्विशिंग साइन को देखता है, तो जानता है कि हाँ ये कंपनी है, इसको ये अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और उसको ये परचेज़ करना चाहिए। आज बात करते हैं मैं डिफरेंस इसकी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी जैसा आपने देखा कि अभी हमने थोड़ा बहुत रिवीजन कराया इसका। सो ये डिफरेंस है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, हु इट सर्व्स। तो जब ट्रेडमार्क के लिए हम देखते हैं तो ट्रेडमार्क सर्व्स फॉर ब्रांड, एंड फॉर कॉपीराइट ऑथर्स, एंड फॉर पेटेंट इन्वेंटर्स। तो पेटेंट इन्वेंटर्स कराते हैं अपने इन्वेंशन के लिए, ऑथर्स अपने बुक के लिए, प्ले के लिए, अपने आर्टिस्टिक वर्क के लिए, और ट्रेडमार्क ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि कस्टमर उस ट्रेडमार्क को पहचानता है जो कंपनी का है, और उसके थ्रू ये जानता है कि ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है या अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये ट्रेडमार्क ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, ब्रांड को सर्व करता है। अब बात करते हैं सेकंड, पर्पस की। तो अगर हम पर्पस की बात करें ट्रेडमार्क के लिए, तो डिस्टिंग्विशेस प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कंपटीटर्स। तो इसका जो पर्पस है, देखिए, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनीज़ के, ठीक है। जैसे आपकी रिस्ट वॉच है, मोबाइल फ़ोन है, या फिर हम कहें शूज़ हैं, तो अभी इसको कैसे अलग किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि डिफरेंट कंपनी उस फील्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं या अपने प्रोडक्ट उनके हैं मार्केट के अंदर। तो इसके लिए ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रेडमार्क उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। कस्टमर उस प्रोडक्ट को उस कंपनी को पहचानता है, उसकी रेपुटेशन को जानता है, और उस ट्रेडमार्क के थ्रू वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए पर्पस में लिखा जाएगा डिस्टिंग्विशेस प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कंपटीटर्स। थर्ड पॉइंट देखिए, कॉपीराइट के बारे में देखिए, पर्पस क्या है कॉपीराइट का, प्रोटेक्ट ओरिजिनल क्रिएशन एंड द इंटेलेक्चुअल वर्क। तो जो भी ओरिजिनल क्रिएशन है, इंटेलेक्चुअल वर्क है, मान लीजिए कोई ऑथर है, उसने बुक लिखी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो कंप्यूटर की बुक है, तो उसको लिखा गया है आपका, तो ऐसा नहीं है कि कोई अदर पर्सन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके या एज इट इज़ इसे या सिर्फ नेम चेंज करके उस बुक को मार्केट में लॉन्च कर दे, ठीक है। तो उसके लिए कॉपीराइट का प्रोविज़न दिया जाता है। इसमें कॉपीराइट में क्या होता है कि जब किसी ने बुक लिखी है किसी ऑथर ने, तो उसको कॉपीराइट लेगा, और कोई भी पर्सन उसके कंटेंट को यूज़ करेगा, ठीक है, तो ये कॉपीराइट वायलेशन होगा, उसके लिए उसे पेनल्टी लगेगी। तो ये इसका पर्पस होता है कॉपीराइट का, कि कोई भी ऑथर है या किसी का भी एक इंटेलेक्चुअल वर्क है, कुछ भी, जैसे किसी ने कोई सॉन्ग लिखा है, पोएम लिखी है, किसी ने ब्लॉग ही लिखा है भी, ठीक है, तो वो आप के जिस अगर उसका कॉपीराइट है तो उसे कोई अदर पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंट इंटेलेक्चुअल वर्क हो, चाहे अभी तो ये एग्जांपल था आपका सिर्फ बुक के लिए, लेकिन ब्लॉग के लिए, किसी डिज़ाइन के लिए, किसी सॉन्ग के लिए, किसी पोइट्री के लिए, किसी भी हम कह सकते हैं कि म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक किसी ने कंपोज़ किया उसके लिए, ठीक है। तो इस सब के लिए कॉपीराइट लिया जाता है। नेक्स्ट है फिर आपका पर्पस। तो पर्पस फॉर पेटेंट। तो पेटेंट का पर्पस हम समझते हैं, इट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट टू द एक्सप्लॉइट एन इन्वेंशन। तो ये राइट दिया जाता है इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अभी जैसे वैक्सीन निकली है आपकी कोविड-19 की, कोवैक्सीन इंडिया में या कोविशील्ड है, तो इसके जिस कंपनी के पास राइट्स होंगे तो वही इसको बता सकती है कि इसे कितना यूज़ करना है। अब जैसे कोविशील्ड के बारे में, तो कोविशील्ड में अब किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो भी जिसने भी इसे इन्वेंट किया है, तो बताएगी कि आपको इतनी डोजेस इसमें आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी, और सेल कर सकते हैं, और उसमें उनका इतना बेनिफिट होगा और आपको इतना होगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन अटैच रहती हैं। अब कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर उसे केमिकल फॉर्म में मालूम भी है तो भी उसे पब्लिकली उसे यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकती उसको, और अगर लॉन्च करती है तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। उसे जो भी लॉ है पेटेंट के, उसके लिए उसकी वजह से उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो
तो ये एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करती है कि जो आपका इन्वेंशन है आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये पर्पज़ रहता है पेटेंट का। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ट्रेडमार्क में जो ट्रेडमार्क लिया जाता है वर्ड्स का, लोगोस का, स्लोगन्स का, कलर्स का, इन सब का ट्रेडमार्क होता है। और अगर कॉपीराइट की बात करें तो म्यूज़िक, आर्ट, फोटोग्राफी के फील्ड में ट्रेडमार्क दिया जाता है। पेटेंट की बात करें तो जितनी मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी होती हैं, इंजीनियरिंग वर्क होता है आपका, ठीक है, साइंटिफिक वर्क होता है, इसमें आपका पेटेंट यूज़ होता है, पेटेंट का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है टाइम लिमिट। कि ट्रेडमार्क की टाइम लिमिट क्या है? देखिए, ट्रेडमार्क की टाइम लिमिट है 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है, उसके बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो उसको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो ये फॉर एवर के लिए भी हो सकता है जब आगे आप कंटिन्यू करना चाहें तो ट्रेडमार्क को। लेकिन आपको एवरी 10 ईयर्स इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रेडमार्क के लिए कि हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, और फिर वो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है आपको उसमें। तो ये ट्रेडमार्क के लिए टाइम लिमिट है। तो इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट इसलिए दे रखा है क्योंकि इसका आप कितने भी लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स आपको बताना होता है कि ये आप कंटिन्यू करना चाहते हो। देखिए, इसकी वजह है कंपनी में डिफरेंट कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन इतना होता है कि आज की डेट में किसी भी प्रोडक्ट का 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, इवन 50 ईयर्स सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी मोबाइल के फील्ड में ही अगर आप देखिए तो आज से 10 ईयर्स पहले आप नोकिया के मोबाइल को जानते थे, फिर आपने सैमसंग के मोबाइल को देखा, फिर आप ओप्पो, वीवो के मोबाइल को जानते हैं। बीच में आपके और भी कंपनीज आई थी, माइक्रोमैक्स भी आई थी। तो आज की डेट में नोकिया के प्रोडक्ट्स को कोई नहीं जानता, स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें। उसी तरीके से माइक्रोमैक्स का आजकल कुछ पता नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, टाइम पीरियड के साथ टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती है तो कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फिर ट्रेडमार्क का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेडमार्क के साथ ही दिया गया कि आफ्टर 10 ईयर्स के लिए आपको एक बार टाइम पीरियड के लिए दे दिया गया ट्रेडमार्क। अगर आपका प्रोडक्ट है और नेक्स्ट 10 ईयर्स भी कंटिन्यू कर सकता है तो आप अप्लाई कीजिए उसके लिए, ट्रेडमार्क के लिए, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया जाएगा टाइम पीरियड। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये अभी भी बना हुआ है तो फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो जनरली होता क्या है कि जो उनकी लाइफ होती है प्रोडक्ट्स की, स्पेशली कुछ फील्ड्स में, तो बहुत कम होती है। तो वहाँ फिर फॉर एवर के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो उसमें फिर आपका 10 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड दे दिया जाता है। 10 ईयर्स तक अगर प्रोडक्ट है, मार्केट में बना हुआ है, उसकी रेपुटेशन बनी हुई है और 10 ईयर्स के बाद भी है, तो कंपनी अगर इस डिसीजन के साथ जाती है कि हम आगे भी इसे प्रोड्यूस करते रहेंगे तो फिर ट्रेडमार्क को वो कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज़ फिर उसको वहीं ड्रॉप कर देते हैं और उस सिंबल को कोई और पर्सन यूज़ कर सकता है। इसलिए इसके साथ ही प्रोविज़न दिया गया है। कॉपीराइट की अगर हम बात करें तो कॉपीराइट होता है 70 to 170 ईयर्स। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 70 ईयर्स। तो लाइफ ऑफ ऑथर मैक्सिमम अगर मान के चलेंगे तो 100 ईयर्स मान लीजिए, तो 100 + 70 आपका 170 ईयर्स हो जाता है। तो ये कॉपीराइट के लिए टाइम पीरियड है। पेटेंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम 20 ईयर्स, 17 to 20 ईयर्स जनरली हम यूज़ करते हैं, बताते हैं इसको। तो आप 20 ईयर्स याद रखिए, पेटेंट के लिए 20 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा मेन टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अब कुछ और टॉपिक हैं जिसको हमें समझना होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म इज यूजिंग अनदर पर्सनस आइडियाज इन योर राइटिंग विदाउट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन, एंड इन अदर वर्ड प्लेजरिज्म इज ए कॉपिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉट गिविंग द ऑथर्स क्रेडिट फॉर इट। तो प्लेजरिज्म का मतलब क्या है? प्लेजरिज्म का मतलब है कि देखिए, आप किसी पर्सनस के आइडियाज़ को कॉपी करें, ठीक है, और उसको क्रेडिट भी ना दें, तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है। तो अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं प्लेजरिज्म कॉपिंग इन्फॉर्मेशन नॉट गिविंग द ऑथर्स क्रेडिट फॉर इट। तो आपने इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लिया, इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लिया आपने, और जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन को लिया है, जिस ऑथर की इन्फॉर्मेशन मान लीजिए किसी की भी, आपने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया किसी भी तरीके से, तो इसको प्लेजरिज्म बोला जाता है। सो प्लेजरिज्म इज यूजिंग अनदर पर्सनस आइडियाज़ इन योर राइटिंग विदाउट गिविंग क्रेडिट टू दैट पर्सन। जिसके आपने आइडियाज़ को लिया है, यूज़ किया है, आप उस पर्सन को क्रेडिट ना दें तो उसको प्लेजरिज्म बोला जाता है।
तो प्लेजरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिविटीज, आइडियाज़ और लैंग्वेज। तो किसी की भी क्रिएटिविटी के आइडियाज़ को, लैंग्वेज को चोरी करना प्लेजरिज्म कहलाता है। चोरी करने का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जिसकी वो प्रॉपर्टी है आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लेजरिज्म कहलाएगा। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी के घर में जाएं, वो पर्सन ना हो, आप उसके घर से कुछ भी सामान उठा के ले जाएं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, और उस पर्सन को पता ना हो, तो ये क्या माना जाएगा? ये आपका चोरी ही माना जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं, उसकी नोटिस में है नहीं, आप किसी के घर में गए विदाउट उसकी परमिशन आपके साथ। तो यहाँ पर प्लेजरिज्म में क्या है इंटरनेट वर्ल्ड में कि किसी का भी कोई वर्क है, ठीक है, क्रिएटिविटी है, आइडियाज़ है या लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ है, और आप उसके काम को यूज़ कर रहे हो और आप उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, आप उसको बता भी नहीं रहे हो, तो ये आपका प्लेजरिज्म कहलाएगा। तो कंसर्न बहुत ज़रूरी है, जिसका भी वो आइडिया है, जिसकी भी क्रिएटिविटी है, उस पर्सन से पहले कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है कि हम आपके इसको आइडिया को, इस क्रिएटिव टास्क को, ठीक है, हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, क्या आप ये हमें देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, या आपका कंसर्न है इसमें? अगर कंसर्न है, आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है, विदाउट दैट कंसर्न आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो ये प्लेजरिज्म कहलाता है। सो प्लेजरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिविटी, आइडिया और लैंग्वेज, एंड इट इज़ कंसिडर टू बी चीटिंग एंड करप्ट एक्ट। तो ये चीटिंग मानी जाती है, करप्ट एक्ट माना जाता है, आपने गलत काम किया है, ठीक। तो अभी जैसे मैंने बताया, तो ये गलत काम माना जाएगा क्योंकि आपने किसी से परमिशन नहीं ली। एंड इन एडवांस कंट्रीज विद हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्लेजरिज्म इज कंसिडर्ड टू बी एन एकेडमिक क्राइम। तो जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जहाँ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वहाँ प्लेजरिज्म को एक एकेडमिक क्राइम माना जाता है। एक खास तौर से जैसे आप थीसिस लिखते हैं, स्कॉलर्स होते हैं पीएचडी में जो इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले से कोई मतलब उनको बताना पड़ेगा कि अगर वो अपनी थीसिस लिख रहे हैं कि ये जो आप अपना आपका जो रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर आपने के लिए आपने कहाँ से डेटा लिया है, ठीक है, या इसमें पहले जो रिसर्च हो चुकी है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि इसमें तो उनसे कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं आपने उनका डेटा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं बताते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं, रेफरेंस भी नहीं लिखते हैं आप, तो फिर इसको एक एकेडमिक क्राइम माना जाएगा। जैसे आप अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं क्लास का, तो जब लास्ट में बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं ना, मेंशन करते हैं कि आपने ये कंटेंट इस साइट से लिया है, इस बुक से लिया है, यहाँ से आपको हेल्प मिली है, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लेजरिज्म में क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है कि अगर आप किसी के वर्क को यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, उसका कंसर्न ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये एकेडमिक क्राइम माना जाता है। तो हम कह सकते हैं प्लेजरिज्म इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स क्रिएटिविटी, आइडिया और लैंग्वेज, बट इन ऑफन गोज अननोटिस इन सम कंट्रीज इंक्लूडिंग कम्बोडिया। पर देखिए, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ तो उसको एकेडमिक क्राइम माना जाता है, पर कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ इन सब बातों पर उतना फोकस नहीं किया जाता, तो वहाँ ये अननोटिस्ड रह जाती हैं। जैसे कम्बोडिया है, तो वहाँ पर ये एकेडमिक क्राइम नहीं है, लेकिन एडवांस कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट सभी एडवांस कंट्री में ये एक एकेडमिक क्राइम माना जाता है। अब अगर इसके टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं सेम, डेलिबरेट प्लेजरिज्म एंड एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा आपको डेलिबरेट प्लेजरिज्म का क्या मतलब है। इन डेलिबरेट प्लेजरिज्म रीराइटिंग फ्रॉम बुक्स और आर्टिकल्स, आप बुक्स और आर्टिकल्स को रीराइट करते हो। अब आप रीराइट कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, किसी और की बुक है और आप लिख रहे हो उसको, तो इंटेंशनली आप लिख रहे हो, कोई जाने अनजाने में तो ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है। जब आप अपनी बुक लिख रहे हो और दूसरी बुक का रेफरेंस ले रहे हो, तो आपको डेफिनेटली पता है कि ये बुक इस ऑथर की है, ये आइडियाज़ इस ऑथर के हैं, तो ये एक डेलिबरेट प्लेजरिज्म कहलाएगा। इसी तरह से कॉपिंग एंड पेस्टिंग फ्रॉम वेब पेजेस एंड ऑनलाइन सोर्सेज टू क्रिएट अ पैच वर्क राइटिंग। आपको कोई टास्क दिया गया, असाइनमेंट दिया गया, और आपने क्या गए वेबसाइट पर गए, डिफरेंट वेबसाइट से आपने कंटेंट को लिया, कॉपी पेस्ट किया और अपने एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर लिया, तो ये भी आपका डेलिबरेट प्लेजरिज्म है। ऐसे ही बाइंग, डाउनलोडिंग और बोरिंग ए पेपर, आप कोई पेपर परचेज करते हो, डाउनलोड करते हो, बोरो करते हो, ठीक है, तो ये भी प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आएगा। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म में अगर हम जाएंगे तो उसमें पता ही नहीं होता कि आपने ये काम किया है, मतलब आपको खुद नहीं पता है उसके बारे में, नॉट नोइंग व्हेन एंड हाउ टू साइट,
नॉट नोइंग हाउ टू पैराफ्रेज और समराइज, आपको पता ही नहीं किस तरह से समराइज़ किया जाएगा, कहाँ से आपने किस तरह से डेटा लेगा। नॉट नोइंग व्हाट नॉट कॉमन नॉलेज, आपको ये पता ही नहीं कि कॉमन नॉलेज क्या है। कुछ नॉलेज कॉमन कैटेगरी में आती है तो जिसको आप कोई भी यूज़ कर सकता है। आप कुछ एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन होता है तो आपको यही नहीं पता कॉमन नॉलेज क्या है, तो अक्सर उस केस में फिर एक्सीडेंटल प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है आपका। रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर, आपने किसी ओल्ड पेपर को रिसाइकिल कर दिया, दोबारा से यूज़ कर लिया, तो ये भी एक्सीडेंटल प्लेजिंग की कैटेगरी में आएगा। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। आज आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।